बहुत बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत तेजी से टैली चेंज हो रही है राजीव। अब बदल गए। वही खास चीज, उसी पर हम आने वाले थे। जो अब टैली है वो टैली ये बता रही है कि बहुत कुछ ऐसा था जिसे पढ़ना शायद एग्जिट पोल के उन सर्वेज में संभव नहीं हो पाया। 122 एनडीए है, 104 पर महागठबंधन है। और मेरे साथ राणा यशवंत जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर ITV ग्रुप के इस वक्त जुड़े हुए हैं। राणा जी, सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते रहे और लगातार ये बात होती रही कि इसके जो सर्वा है वो नीतीश कुमार है, महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती रही, ये बातें होती रही, लेकिन अब तक सर्वे में कहा गया कि शायद ऐसा नहीं हुआ। क्या अंदर खाने ऐसा कुछ हुआ जो नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग इन आंकड़ों में सामने आ रही है? दो तीन बातें राजीव यहाँ साफ है। अब नीतीश कुमार ने अपने लिए एक सोशल इंजीनियरिंग बिहार में तैयार की। मुसलमानों के अंदर पसमंदा समाज है, दलितों में अति दलित है, पिछड़ों में अति पिछड़ा है। और मैं ये बार बार कोशिश कर रहा समझने के लिए कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो सामाजिक समीकरण अपना तैयार किया वोटों की शक्ल में, क्या वो टूटा है? लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं टूटा है। देखना भी ये होगा कि बीजेपी का जो वोट ट्रांसफर होना चाहिए था जेडीयू में, वो कितना हुआ है। अगर जेडीयू की सीटों की संख्या नजर नहीं आ रही, लेकिन हम लोगों को दिखाना चाहिए कि बीजेपी कितना, जेडीयू कितना और वीआईपी कितना, हम कितना, क्योंकि उससे अंदाजा आपको ये लग जाएगा कि बीजेपी के वोट कितना ट्रांसफर हुए जेडीयू को और जेडीयू का वोट कितना ट्रांसफर हुआ बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और संघ के जो लोग हैं, उनके बीच में एक संकेत था कि अगर एलजेपी का अपना बीजेपी वाला कोई कैंडिडेट है तो आप जेडीयू के लिए काम मत कीजिए, बल्कि एलजेपी वाले अपने कैंडिडेट के लिए काम कीजिए। इसीलिए एलजेपी की स्थितियां बहुत जगहों पर मजबूत रहीं और उस मजबूती ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। सर, बरखा के पास जाएंगे, रचना हमारे साथ है, रचना बरखा के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। जो कुछ अभी टैली आ रही है, क्या इसमें कोई बड़ा फेरबदल शाम तक होते हुए आप देख रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 9:15 के आसपास ईवीएम आपका खुल गया है और समय जो है लगभग 11 बज गया है, तो 2.25 घंटे का वक्फा गुजर गया है और ऐसे में अब यह सेटल होने का समय आ गया है। आंकड़ा जो आपके सामने दिख रहा है, अगले घंटे भर के भीतर यह सेटल हो जाएगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और जो आपसे पहले हम अंदाजा लगा रहे थे एलजेपी बड़ी भूमिका में नजर आएगा, उसकी जरूरत भी एनडीए को फिलहाल दिख नहीं रही है। 122 पर एनडीए बना हुआ है और आंकड़े लगभग अब सेटल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल जो आरजेडी ऑफिस के बाहर जश्न मनाया जा रहा था, आज तस्वीर बदल गई है। आज जेडीयू ऑफिस के बाहर जश्न की तस्वीरें हैं। बरखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है जेडीयू ऑफिस के ठीक बाहर से। बरखा, तस्वीरें दिखाइए, जश्न की तैयारी है या जश्न हो रहा है? रचना, जेडीयू ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मतलब तस्वीर एकदम उल्टी हो गई है। कल हमने देखा था कि बिल्कुल कोई नजर ही नहीं आ रहा था और अब यहाँ पर पीछे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं और साथ ही साथ में जो एकदम आवाज में खनक होती है वो सुनाई दे रही है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की जा रही थी जो एग्जिट पोल्स आए थे उसके बाद। लेकिन अब जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, सारे कार्यकर्ता तो यहाँ पर खड़े हैं और फिर उसके बाद लगातार जो टैली यहाँ पर चल रही है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मतगणना हो रही है, रुझान आ रहे हैं, उस पर निगाहें लगातार हैं। और देखिए यहाँ समझ आ रहा है कि किस तरह से बदलाव समझ आ रहा है। ये बदलाव है यहाँ पर कि जो एग्जिट पोल्स थे वो बिल्कुल ठीक नहीं, जीत एनडीए की होने वाली है। बिल्कुल, इसमें भी कोई संदेह लग रहा है क्या आपको? ये तो बिल्कुल साफ है। पब्लिक ने, हमारे बिहार के 12 करोड़ जनता ने ये जो है फैसला दे दिया कि माननीय मुख्यमंत्री चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार का ये फैसला था और तीन टर्म जो 15 बरस नीतीश कुमार ने जो विकास का काम किया है और न्याय के साथ विकास किया है, उसका आज परिणाम सामने आ रहा है। देखिए कि किस तरह से नीतीश कुमार की रैलियों का असर यहाँ पर लोग इसे मान रहे हैं, या फिर कोई और भी जो सामने चेहरा था, भले ही वो युवा चेहरा तेजस्वी यादव का रहा, चलने में नाकामयाब साबित होगा क्या? बिल्कुल। बरखा, इनसे ये जरूर पूछेगा, जेडीयू पीछे है, बीजेपी आगे चल रही है, जेडीयू के जो दावे थे उनमें खरा नहीं उतरी है जेडीयू। उन्होंने कह दिया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। माननीय तेजस्वी यादव ने कह दिया 10 लाख नौकरी देंगे। कहां से 10 लाख नौकरी देंगे? जनता ने नकार दिया। बिल्कुल उठाए जा रहे हैं। रचना ने एक टाली यहाँ पर जो भी फिलहाल आंकड़ों की बताई है, रचना उस पर भी सवाल लाजमी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, एनडीए जीत रही है, लेकिन जेडीयू की बात करते हैं तो वोटिंग जो यहाँ पर अभी काउंटिंग हो रही है उसमें पीछे आ रही है, बीजेपी फिर भी आगे चलती हुई यहाँ पर। देखिए, हम सब एनडीए के परिवार के लोग हैं, चाहे कम हो ज्यादा हो, और एनडीए परिवार ने यह फैसला कर लिया है
कि चाहे सीट की कमी बेसिस से कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारा ना एनडीए का नेता बदला जाएगा ना मुख्यमंत्री बदला जाएगा। नीतीश के जादू में कुछ तो कमी रही होगी कि जेडीयू की सीटें कम है, बीजेपी। हाँ। कमी कोई नहीं रही है, कमी कोई नहीं रही है। ये या तो रचना, मुझे लग रहा है कि ये बयान साफ कर रहा है जो उन्होंने बोल रहे हैं अभी, वो ये कि बड़ा भाई बड़े भाई की हैसियत में रहेगा। एनडीए आगे बढ़ रही है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे दावेदार थे, हैं और रहेंगे। और राजीव, ये बयान 11 बजे से पहले कुछ और थे, तब तो हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी बीजेपी ये बयान रचना कल तक जब एग्जिट पोल्स की बात कर रहे थे तब भी बहुत बदले हुए थे। रोहित, तो उषा शर्मा जी हमारे साथ एलजेपी से जुड़ रही है शायद इस वक्त। बिल्कुल, उषा शर्मा जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर उषा शर्मा एलजेपी से, और मैं इसी सवाल को लेकर जाना चाहूंगा उनके पास कि उषा जी, जो नुकसान अभी जेडीयू को दिख रहा है, पिछली बार के मुकाबले काफी कम सीटों पर इस बार जेडीयू है, अपने मुंह से तो नहीं स्वीकार रही है जेडीयू, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स एलजेपी ने उन्हीं सीटों पर उतारे थे जिन पर जेडीयू के उम्मीदवार थे। क्या यह एलजेपी का असर है? क्योंकि पिछली बार की तुलना में एलजेपी तो बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन जेडीयू घट रही है। हाँ, ये बिल्कुल एलजेपी का ही प्रयास है। हम लोग एनडीए में ही है, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री का एक नया उषा जी, मतलब सही कहा जा रहा था, एलजेपी वोट कटवा पार्टी। मुझे लगता है कि संपर्क एकदम बेहतर। मैं इस वक्त आंकड़ों पर आ रहा हूं रोहित, जरा आंकड़े देखिए, उस टैली को देखिए जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त है। एनडीए 129 सीटें 97, यानी 100 से नीचे महागठबंधन आ गया है। जो एग्जिट पोल से, पोल ऑफ पोल से, वो सारे कहीं ईवीएम खुलते ही धराशायी दिखाई पड़ रहे हैं। रोहित, बिल्कुल राजीव, यहां पर अब मुझे लग रहा है एग्जिट पोल गिर रहा है। जो ओपिनियन पोल था जो हमने भी दिखाया था, वो ओपिनियन पोल लगभग इसी आंकड़े के आसपास था और उसमें एनडीए को आगे बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा था। वही अब फिगर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 122 है मैजिकल फिगर जो बिहार में है। और फिलहाल अब तक के जो रुझान है, अभी जो एग्जैक्टली टाइम है वो 11:04 का टाइम हुआ है और 129 सीटों पर एनडीए आगे है। 122 चाहिए होती है जीत के लिए, 129 पर एनडीए आगे है। रुझानों में बहुमत आ चुका है, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं रचना, रुझानों और में बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव में रुझान में एनडीए 129 सीटों पर आगे है। ये बड़ी खबर, और ये बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। और महागठबंधन जो लग रहा था करीब 9 से 10 बजे तक कि अकेले सरकार बना लेगी, वो अब 97 पर खिसक कर पीछे चली गई है। और अगर यहां हम देखें महागठबंधन एलजेपी और अन्य को भी अगर मिला दे तो भी ये जादुई आंकड़ा एनडीए का ज्यादा नजर आता है। अकेले अपने दम पर एनडीए आगे है। हम ये कह सकते हैं अपने दर्शकों को कि रुझानों के मुताबिक एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। रुझान 129 बता रहे हैं और ये एक बड़ा उलटफेर है। रोहित, और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सूर्या मैथी साहब भी जुड़ गए हैं। सूर्या साहब, सुबह तक जो फिगर्स थी, यानी कि अब से आधे घंटे पौने घंटे पहले तक जो फिगर्स थी वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं थी, उसमें अप एंड डाउन नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक अच्छी खासी मार्जिन नजर आ रही है जो एनडीए के फेवर में है, एनडीए के प्रो है वो पूरी मार्जिन। और फिलहाल 11 बज रहे हैं और रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपका कमेंट? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, और जब ये नतीजे बदलेंगे तब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। रोहित जरा सा इनको बता दे कि 132 हो गया है आंकड़ा। सूर्या साहब थोड़ा सा मुझे 20 सेकंड दीजिए, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप ही के फेवरेबल एक खबर है कि आंकड़े और ज्यादा प्रो हो गए हैं एनडीए के। अब 132 सीटों पर एनडीए आगे हो गया है और महागठबंधन खिसककर 94 पर आ गया है। प्लीज अपनी बात जारी रखिए। और स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई है सूर्या जी की। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो जीत है, ये 15 साल के सुशासन की, साथ में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए 7 साल के जो देश के अंदर विकास की, रोजगार के लिए किए काम की, और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास की जीत है। ये बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को एक तरफा विश्वास दिया है। ये जो जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े थे उन सबको नकारते हुए जनता ने बता दिया है कि काम करने वालों को वो सदैव प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं और नाम मोदी का। जेपी दीवान सर, नतीजे यही बता रहे हैं, जेडीयू 52 पर और बीजेपी 72 पर आगे चल रही है। फिर हम क्यों ना कहें कि बिहार में अगर एनडीए चुनाव जीत रही है तो मोदी के नाम पर।
देखिए, मोदी के नाम का कितना असर पड़ा है ये तो खैर दिख ही रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि साइलेंट वोटर काम कर गया है। एक बहुत बड़ा चंक जो साइलेंट वोटर्स का था जी, जो जिसके बारे में पता नहीं था, महिलाओं का खास तौर से, मुझे वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगता है कि ये जो उलटफेर हुई है उन्हीं साइलेंट वोटर्स के कारण बिल्कुल। तेजस्वी यादव के रिपोर्टर, जो तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं वो बोल रहे थे, ये बात उठी थी इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी उठी थी, इस पूरे चुनाव के दौरान भी उठी थी कि जो महागठबंधन का वोटर है, तेजस्वी यादव का वोटर है, वो सामने आकर अपनी बात रख रहा है। लेकिन एक अंडर करंट है, और वो अंडर करंट था वो साइलेंट वोटर्स जो कि बोल नहीं रहे थे, उन्होंने सिर्फ बटन दबाया और उसके बाद अब जो फिगर्स है वो निकलकर सामने आ रही हैं। संवाददाता बरखा शर्मा जो कि इस वक्त जेडीयू ऑफिस के बाहर हैं, उनकी रिपोर्ट आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अलग होता है उसकी तस्वीरें, दरअसल आपको हम दिखाना चाहते हैं। हर दिन, हर क्षण, हर पल किस तरह से सब कुछ बदल रहा है, ये इस ऑफिस की तस्वीर देखकर जरा आप समझ पाएंगे। देखिए, जेडीयू का कार्यालय सन्नाटा पहले पसरा हुआ था, लेकिन अब एकाएक थोड़ा जोश आ गया है कार्यकर्ताओं में। मीडिया तो मौजूद है ही, लेकिन अब कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया है। और उसी के साथ साथ आप देखिए, कल जो एक हताशा थी कहीं ना कहीं, वो अब नहीं नजर आ रही है। आवाज जो है उसमें बल आ गया, थोड़ी बुलंद हो गई है, देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। क्योंकि जो आंकड़े अब यहाँ पर कह रहे हैं, टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं। आंकड़े कब पलट जाएंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी शुरुआती रुझान में तो कम से कम एनडीए जिस तरह से टक्कर यहाँ पर महागठबंधन को दे रही है, उसके बाद जेडीयू के इस ऑफिस में मौजूद जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, ये कुछ कार्यकर्ता, संख्या आपको कम जरूर यहाँ पर समझ आ रही होगी, कुछ लोग अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब बातचीत यहाँ पर इनसे की गई है तो पूरी तरह से आश्वस्त अपनी जीत को लेकर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही एग्जिट पोल में कोई भी आंकड़े सामने आए हो, जीत जो है वो एनडीए की ही होने वाली है। तो जो शुरुआती रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आश्वस्त जेडीयू नजर आ रही है। और उसी के साथ ये भी कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसका मतलब अगर वाकई में ये सच में तब्दील हो जाता है तो साइलेंट वोटर्स और तमाम महिला वोटर्स जिनके सहारे कहीं ना कहीं एनडीए नजर आ रही थी, वो सच होता साबित होगा। और उसी के साथ साथ तेजस्वी यादव जो ये बात उनकी रैलियों में जो संख्या बल यहाँ पर देखने को मिला था, वो किस तरह से उसे वोट्स में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए, ये उसका भी कहीं ना कहीं सूचक है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज, पटना। और बरखा की ये रिपोर्ट बता रही है कि साइलेंट वोटर्स काम कर गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर, दरभंगा की 10 में से 8 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे चल रही है। एनडीए के लिए खुशखबरी, दरभंगा केवटी जाले से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बेनीपुर, बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि गौराबोराम, अलीनगर से वीआईपी कैंडिडेट आगे हैं। दरभंगा की 10 सीट ऐसी जहां पर 8 में एनडीए कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, ये एनडीए के लिए जश्न की तैयारी का वक्त है। रोहित, बड़ी खबर, और जश्न की तैयारी तो साफ दिखाई भी पड़ेगी क्योंकि 132 पर आ गए रचना। इस वक्त हमारे साथ जेपी दीवान साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी दीवान साहब, आखिरी गांव जो नीतीश कुमार ने चला था, लगता है वो कहीं दिलों को छू गया। ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बिल्कुल भावनात्मक खेल उनने कर दिया था आखिरी में, क्योंकि 15 साल में उनने बहुत सारे उनके अचीवमेंट रहे, ठीक है, आखिरी के कुछ साल में उनका मिसमैनेजमेंट रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनने बहुत जो काम किया था, एक सुशासन बाबू की छवि बनी थी, उसका कहीं ना कहीं लोगों ने, वोटर्स ने उनको एक रिटर्न गिफ्ट की तरह से दे दिया कि चलो भाई अब अंत भला तो सब भला। उनने कहा कि चलो, ये भावनात्मक खेल काम कर गया लगता है। लेकिन जो पिछली सीटें थी ना सर, 53, उसी पर लगभग जेडीयू अभी भी बनी हुई है, जरा भी नंबर आगे खिसका नहीं है। जेडीयू से नाराजगी तो इन रुझानों में साफ दिख रही है अभी तक। नहीं, लेकिन जेडीयू की कुछ सीटें बड़ी मुझे लगता है कि जो आप अभी दिखा रहे थे स्क्रीन पर, 56 के करीब वो सीटों पर आगे है, ये कुछ और बढ़ भी सकता है। तो जेडीयू अगर उतनी सीटें भी जीतती है जितनी पिछले जीती थी, तो इसका मतलब साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी
बिल्कुल फिलहाल, लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो जो बड़ा भाई और बड़े भाई छोटे भाई की फाइट एक चलती थी बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच, उसमें कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन एलजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अगर हम इन आंकड़ों को मान ले, अभी 132 पर अभी एनडीए आगे है, यानी कि फिलहाल जो मेजॉरिटी है वो एनडीए के पक्ष में है और इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होगा, ऐसा अभी कोई भी एक्सपर्ट्स मान नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ दौर की काउंटिंग अभी बाकी है। डॉक्टर उषा शर्मा, अब स्टैंड क्या होगा? क्योंकि भले ही जेडीयू को नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर कलेक्टिवली हम एनडीए को देखें तो वो सरकार बनाने जा रहा है अभी तक के इन रुझानों के मुताबिक। एलजेपी का क्या स्टैंड होगा? क्या वो सरकार में रहेगा? क्योंकि मुखर होकर चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे कि 10 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एलजेपी क्या करेगी? अब बाहर रहेगी या फिर वापस शामिल हो जाएगी? क्योंकि सेंटर में तो आप साथ हैं, बिहार में वापस आएंगे कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं वापस आएंगे? हम लोग का तो बीजेपी के साथ गठबंधन है ही, और हम लोग कभी नहीं कहे कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। हम लोग तो हमेशा से चाहते रहे थे कि बीजेपी बहुमत में आए और उसी के पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने। हम लोग का केवल यही विचार था कि पार्टी जनता चाहती, लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार बनेंगे, ये तो तय है। ये हम नहीं कर सकते हैं। अभी तो रुझान है, अभी तो आज इलेक्शन खत्म होगा। उषा जी, जो दो बड़े दल हैं बीजेपी और जेडीयू, वो तो मान के तय कर चुके हैं कि नीतीश जी ही होंगे। लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं, क्या आप बिहार में सरकार में हिस्सेदार बनने की कोशिश करेंगे? 6 सीटें रुझानों के मुताबिक आपके पास भी जा रही हैं। हाँ, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग का बीजेपी के साथ तो गठबंधन है ही। हम लोग वहां भी हम लोग बीजेपी के साथ हैं केंद्र में। ठीक है, एक मिनट। सूर्या मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बीजेपी से हैं। चूंकि आप बीजेपी की बात कर रही, तो मुझे लगता है वो इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सूर्या जी प्लीज अपनी बात रखिए। मैं एक बात बहुत ही साफ गोई से कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो ही सर्वमान्य होगा। हमारे गठबंधन धर्म को हम निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है। और यदि कोई भाजपा के नाम पे वोट मांगने की बात करे या कहे कि हम भाजपा के साथ हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी अपना गठबंधन धर्म निभाएगी। अच्छा, मतलब आप अपना गठबंधन धर्म निभाएंगे। और उषा जी साफ संदेश दे दिया है। देखिए, जिन जिन पार्टियों ने साथ रहकर चुनाव लड़ा एनडीए में, वही साथ रहेंगी। हम लोग उस पर अभी तो खत्म होने दीजिए, जब सरकार बनेगी उस समय हम लोग उस पर विचार करेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि बीजेपी के साथ हम लोग रहें। देखिए, एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा था कि निर्णायक भूमिका में एलजेपी रहेगी, लेकिन फिलहाल के आंकड़े ये कह रहे हैं कि एनडीए अकेले अपने दम पर सरकार बना रही है। 132 अब रुझानों में है और महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो लगातार कम हो रहा है। 94 पर अब बने हुए हैं। इसी बीच जेडीयू नेता शंभुनाथ सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभुनाथ जी, जश्न की तैयारी हो रही है, बम बम है दिल? देखिए, जब आप अभी से 1-1.5 घंटा पहले एक एग्जिट पोल के हिसाब से जब हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, तब भी हम हताश नहीं थे और हमें पूरा विश्वास था कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। अब जब ये स्थिति है कि स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो हम बेहद उत्साहित नहीं है, हम आश्वस्त थे और हमें संतोष है, हम प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अति उत्साहित होके यह दिखाना कि हमने कोई ऐसा चीज पा लिया जिसके हम हकदार नहीं थे, वो मैं नहीं कहना चाहता हूं। ये जीत किसकी है जो फिलहाल दिख रही है आंकड़ों में? एनडीए की जीत है, कंप्लीट एनडीए की जीत है। ये राष्ट्रीय स्तर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के स्तर पर माननीय श्री नीतीश कुमार जी के इमेज की जीत है और उनके डबल सो कॉल्ड लोग कह रहे हैं,
बीजेपी से मनोज यादव जी भी हमारे साथ अब पैच हो गए, लेकिन इससे पहले कि मनोज यादव तक हम जाएं और सवाल पूछें इन बदलते आंकड़ों और समीकरण पर, जेपी दीवान साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जेपी दीवान साहब, ऐसा नहीं लगता कि चिराग ने अति उत्साह में जो समीकरण हैं उन्हें समझने में गलती कर दी और रही सही जो जमीन थी बिहार में उसे गंवा दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये देखिए मेन तो टक्कर दो ही लोगों में थी और जो मतलब बड़े प्लेयर दो एनडीए और एमजीबी है, बाकी लोग तो ठीक है अपना वो कर रहे थे, अपने ग्राउंड बना रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। और राजीव आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखती। देखिए, इस चुनाव में तेजस्वी बहुत ज्यादा उभरते हुए नेता बने हैं और बहुत ज्यादा मैच्योरिटी उनकी पर्सनालिटी में, उनके भाषणों में मैंने देखी है। मैं पर्सनली तो तेजस्वी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट इन चुनावों से करने लगी हूं। और बिहार में अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो दो बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, बीजेपी और आरजेडी। अगर कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकेंड के लिए गठबंधन को साइड में रख दिया जाए तो कांटे की टक्कर फिलहाल बीजेपी और आरजेडी में दिख रही है, जिसमें आरजेडी का पूरा क्रेडिट मैं तो तेजस्वी यादव को दूंगी। और इस बीच मनोज यादव बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, फिलहाल के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, एनडीए सरकार बनाती हुई अकेले अपने दम पर नजर आ रही है, लेकिन जेडीयू बीजेपी से कहीं पीछे दिख रही है। क्या ये उसी का नतीजा तो नहीं कि पोस्टर्स में, होर्डिंग में मोदी और नीतीश बहुत कम साथ में दिखे, अकेले अकेले ज्यादा दिखाई दिए? देखिए, सबसे पहला विषय तो यह है कि बिहार की जनता को भी शुभकामनाएं, और विषय यह है कि जो एनडीए है एकजुटता के साथ लड़ा है, इसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और जेडीयू के जो हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोग पहले भी बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं, जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे, तो एग्जिट पोल तो 2015 में भी आए थे, लेकिन एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए महागठबंधन को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी। और इसी तरह से कमोबेश अब की बार भी यही हालात रहे कि एनडीए को बहुत पीछे दिखाया गया, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो आ रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। और देखिए, पहला विषय यह है कि जो डबल इंजन की सरकार थी, उस डबल इंजन की सरकार का ही नतीजा है कि आज जनता ने नीतीश बाबू में फिर सुशासन बाबू पर विश्वास जताया कि जो विकास का जो क्रम चला हुआ निरंतर चलता रहे। महिला जो सामाजिक सरोकार के जो विषय थे, महिलाओं का विशेष करके महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो ड्रेस दी गई, बच्चों को साइकिल दी गई, और शराब का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए, शराब एक इतना बड़ा मुद्दा था कि महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित होती है, तो एक शराबी परिवार की महिलाएं पीड़ित होती है जी। और केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए जो सहयोग दिया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, और उसी का नतीजा है कि परिणाम सबके सामने है जी। लेकिन सर, मैं एक सवाल और भी है कि सवाल यह है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सुबह सुबह, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, केवल नेता पुत्र होने के अलावा तेजस्वी यादव की योग्यता गिना दीजिए मुझे। ना तो पढ़ाई लिखाई में योग्य है और वो केवल नेता पुत्र है, इसके अलावा कोई योग्यता नहीं है। इसी तरह से जो राजकुमार है, हमारे कांग्रेस के युवराज हैं, उनकी क्या योग्यता है? क्या गांधी टाइटल लगाना ही योग्यता है मानी जाएगी क्या? देखिए, वंशवाद, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ के बिहार की जनता ने विकास को चुना है। लेकिन बिहार में वो अंडर करंट क्या है? आपको वो अंडर करंट कौन सा लगता है जिसके चलते एग्जिट पोल्स और अभी आ रहे आंकड़े एक दूसरे के उलट है? देखिए साहब, 2015 में भी आंकड़े, आप लोग एग्जिट पोल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। मैं इस बार आपका जजमेंट जानना चाहता हूं कि आपको वो अंडर करंट कौन से समझ में आते हैं कि आंकड़े आपको अभी उलट दिखाई पड़ रहे हैं? वो क्या चीजें हैं जो साइलेंट रूप से काम कर गई? देखिए, हम लोग आश्वस्त थे पहले भी, अभी भी आश्वस्त है। हमें पूर्ण विश्वास था, क्योंकि हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जो नीचे ग्राउंड रिपोर्ट थी, हमें सब सूचना थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल में जहां भारतीय जनता पार्टी फीड द नीडी कार्यक्रम चला रही थी, लोगों को ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस पर डिटेल में मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या वो फैक्टर्स रहे जो कि एनडीए के फेवर में जाते हुए देखे, और जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, वो क्या वजह है कि वो एंटी इनकम्बेंसी फिलहाल तो हवा होती हुई दिख रही है? लेकिन मुकेश कुमार, हमारे संवाददाता सहरसा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ग्राउंड पर जाना बहुत जरूरी है। मुकेश, सहरसा से क्या रिपोर्ट है, जरा बताइए, किसका प्लस किसका माइनस? मुकेश, आप सुन रहे हैं मुझे?
हाँ, आवाज आ रही है? मुकेश बताइए क्या इस वक्त रिपोर्ट है सहरसा से? देखिए, सहरसा की सिर्फ बात नहीं करें, कोसी इलाके की पूरी बात करें अगर, तो जो बिहार के सत्ता पर कुर्सी पर काबिज होते हैं तो ये इलाका जो है सीढ़ी साबित होती है। और जहां तक सहरसा के 4 सीटों का सवाल है तो 4 सीटों का रुझान लगभग आ चुका है। सहरसा से अभी राजद की लवली आनंद जो प्रत्याशी हैं, जो कद्दावर नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी है, राजद के टिकट से खड़ी हैं, अभी 10,000 लगभग मत से पीछे चल रही हैं। और सिमरी बख्तियारपुर का इलाका जो पहले से कहा जा रहा था कि इस बार राजद वहां पर जो है पहले से ही जीत हासिल कर चुकी है, तो वहां कांटे की टक्कर है। और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी लगभग 8,000 मत से आगे चल रहे हैं। महेशी से डॉक्टर गौतम कृष्णा 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये राजद के प्रत्याशी हैं। और जदयू के गुंजेश्वर शाह से ये आगे चल रहे हैं। और सोनबरसा राज हमारा जो है वह सुरक्षित सीट है, वहां से जदयू के रत्नेश सरिता पासवान से आगे चल रहे हैं। सरिता पासवान लोजपा से प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो हम खुले सफे से कहना चाहते हैं आपको कि जिस तरह से एग्जिट पोल के उछल कूद थे, उससे बिल्कुल इतर जो है परिणाम आते दिख रहे हैं। एनडीए की लगभग सरकार बनती दिख रही है। हम आपको मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा जो सदर विधानसभा है, वहां से चंद्रशेखर यादव राजद के कुछ पल के लिए आगे निकले थे, लेकिन अभी निखिल मंडल जो है वो आगे निकल गए हैं जदयू से। कांग्रेस की प्रत्याशी है बिहारीगंज से सुहासिनी बुंदेला, शरद यादव की बेटी, वो आगे चल रही हैं। आलमनगर से नरेंद्र यादव आगे चल रहे हैं जदयू के। सुपौल से छातापुर के एकमात्र विधायक जो कोसी इलाके के कमल का फूल खिलाने वाले विधायक रहे हैं, नीरज कुमार बबलू, वो 8,000 मत से आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो समीकरण दिख रहा था मतगणना से पहले, जो रुझान आ रहे थे, वो बिल्कुल जो है उलट आज गिनती के दौरान देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्लियरली ये चीज इंडिकेट हो रही है रचना की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बिल्कुल जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात विपक्ष कर रहा था, वो एंटी इनकम्बेंसी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। और ये बड़ी बात है कि 15 साल सीएम रहे नीतीश कुमार, लेकिन उसके बावजूद भी जिस एंटी इनकम्बेंसी के बेस पर विपक्ष पूरा इस चुनाव का ताना बाना बुना था, वो एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई है। और अंडर करंट जो है, जो अंडर करंट है, वो सरकार के फेवरेबल साबित हुआ है। और सुबह के रुझान में तो एक तरीके से सरेंडर कर दिया था एनडीए के नेताओं ने। कह रहे थे कि 15 साल तो हो चुके थे, देखिए अब तो सरकार बदलने का वक्त आ रहा था, ये तो ट्रेंड चलता आ रहा है। लेकिन अब के जो रुझान है वो वाकई चौंका रहे हैं। एनडीए 132 पर बना हुआ है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 94 सीटों पर बरकरार है। ये फिलहाल के रुझान है। लेकिन कल तक हमने देखा था रोहित, नीतीश कुमार के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आज शायद जश्न की तस्वीरें हम देख पाए। ऐश्वर्या जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, एनडीए लगभग अब रुझानों में तो बहुमत से आगे निकल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो छवि है नीतीश कुमार की कि धैर्यपूर्ण वो सारी चीज़ों को देखते हैं और बड़े संवेदनशील तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और इसी वजह से सुबह से ही नीतीश कुमार के घर के बाहर हम डटे हुए हैं। और ये मुख्यमंत्री आवास है, एक अणे मार्ग, जहां पर नीतीश कुमार रहते हैं। लेकिन अभी भी सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स के अलावा ज़्यादा कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। और बड़ी अच्छी तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी कि सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स अपने अपने मोबाइल फोन्स में रुझानों को देख रहे थे, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री आवास में अगले 5 सालों के लिए कौन आने वाला है। क्या नीतीश कुमार 15 सालों के बाद दोबारा 5 साल के लिए सरकार बनाने वाले हैं या नहीं। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता अभी हाल फिलहाल मुझे मुख्यमंत्री आवास के बाहर नजर नहीं आ रहे। थोड़ी देर पहले जेडीयू और एनडीए के कुछ स्पोक्स पर्सन यहाँ पर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं हम सहमत है उससे। और अब लगभग तय है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिल्कुल, वहां क्या किस इस तैयारियां क्या चल रही हैं। और सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगा कि नीतीश कुमार अंदर ही हैं घर के? बिल्कुल, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री आवास में ही हैं सुबह से। और लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से और अपने लीडर्स से संपर्क में हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट
जेडीयू के तरफ से जारी नहीं हुआ है, ना तो कोई भी बाहर औपचारिक तौर पर किसी ने बयान दिया है, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहते हैं। अभी साफ तौर पर जो इन लोगों का कहना है कि रूरल बिहार के अभी ईवीएम खुलने बाकी है और उससे कहीं ना कहीं जो रुझान है वो शिफ्ट हो सकते हैं। ऐश्वर्या आप रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, हसनपुर सीट से फिलहाल तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। ये फिलहाल का ताजा अपडेट है। जेडीयू के राजकुमार राय पीछे चल रहे हैं। अभी सुबह तक रुझानों में तेज प्रताप पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आगे हो गए हैं। हसनपुर से तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। हसनपुर से इस बार उन्होंने नामांकन किया था, सीट बदली थी और इस बार फिलहाल वो रुझानों में इस वक्त आगे चल रहे हैं। उनके जो करीबी जो ओपोनेंट हैं उनसे आगे चल रहे हैं, उनको पीछे छोड़ दिया है। शुरुआत में जब मतपेटियां खुली थी इनिशियली, तब पीछे चल रहे थे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। और बांकीपुर सीट इसलिए भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहां से टूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया हैं और कांग्रेस के लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, इसलिए स्टार सीट भी इसको कहा जा रहा था। ये दोनों पीछे चल रहे हैं। यहां से बीजेपी के नितिन नवीन ने फिलहाल लीड बनाई हुई है और अब हैट्रिक बनाने की तरफ फिलहाल यहां पर बीजेपी कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। बांकीपुर सीट पर लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं। हालांकि सबके दावे, सबके वादे बहुत रहे जनता के बीच में, लेकिन बीजेपी के नितिन नवीन जो लगातार इस सीट पर बने हुए हैं, एक बार फिर से जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, शंभुनाथ सोना जी हमारे साथ हैं, बाकी पूरा पैनल भी हमारे साथ है। शंभुनाथ जी, क्या इस वक्त कहेंगे आप? अभी तो फिलहाल सारी चीजें फेवरेबली होती हुई नजर आ रही। पिछले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैं कहूंगा कि कहते हैं ना कि सिर के बल उलट गई हैं सारी चीजें, 360 डिग्री सब घूम गई हैं सारी चीजें। कहां जो महागठबंधन है आगे चल रहा था, कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 घंटे ने सारा पासा पलट दिया है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे स्क्रीन को गौर से देखिए। 131 एनडीए, 95 महागठबंधन। बांकीपुर सीट की बात, जहां पर बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। इस पूरी टैली को समझिए, पूरे स्क्रीन को समझिए, नतीजों में कौन सी सीट किसके खाते में है वो भी गौर से देखते रहिए। बांकीपुर सीट में कांग्रेस के लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे भी थे अपने बेटे के लिए तमाम चीजें कहने के लिए, लेकिन 132 रोहित एक एक करके जो लीड है उसे कंसोलिडेट किया जा रहा है। और रुझानों के मुताबिक अगर कहा जाए तो सरकार बन चुकी है। रुझानों के मुताबिक इन सीटों को कंफर्म होना अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि इसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है। पिछले आधे पौने घंटे से हम भी लगातार यही देख रहे हैं कि या तो 1+ हो रहा है या 1- हो रहा है, बस इससे ज्यादा अंतर नहीं है। और वो भी ये एनडीए, देखिए मैंने बोला ना 1+, 1-, अब 1+ हो गया एनडीए में, 133 एनडीए और 94 पर रह गया महागठबंधन। एलजेपी वहां से एक घट गया है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो +-1-2 ऐसे। ये देखिए महागठबंधन की एक और सीट घट गई यहां पर और एनडीए का बढ़ता हुआ। तो ये जो फिगर है मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत देर में, मुझे लगता है 1 घंटे या 1.5 घंटे में पूरी तरह से जो निर्णायक चीज है वो सामने आ गई। 91 हो गया, महागठबंधन का 91 हो गया है, एनडीए 136। और ये पहली बार है जब 136 का आंकड़ा छुआ है रुझानों में। और एनडीए के लिए तो बहुत खुशखबरी है इस वक्त की, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीए अकेले अपने दम पर अब सरकार बनाती हुई दिख रही है। और इसी बीच मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा जी, एग्जिट पोल को ठीक उलट कर दिया है रुझानों ने। ये रचना, इसको आप यूं समझिए कि वोटर जो है वो अब बोलता नहीं है, वोटर अपना फैसला देता है। रैलियों में जो रेला आपको दिखाई पड़ता है, लहराती हुई भीड़ दिखाई पड़ती है, वो जरूरी नहीं है कि वोट दे। इस बार बिहार के वोटर ने जिस तरीके का मिजाज अपना दिखाया है उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की रैलियों में आप उस तरह का उल्लास नहीं देखते थे, उस तरह की भीड़ नहीं देखते थे, उस तरह का जुनून नहीं देख रहे थे, जिस तरह का जुनून, जिस तरह की भीड़ आपको तेजस्वी या फिर चिराग की रैलियों में दिखा करती थी। इसका मतलब ये है कि जो लोग रैलियों में आ रहे हैं, जो लोग आपको सुनने आ रहे हैं, वो आपके हक में वोट करें, ये जरूरी नहीं है। और जहां सन्नाटा हो और आराम से लोग अपनी रैलियां कर रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, जैसे कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की रैलियों में हुआ करता था, वहां आप यह मान लें कि वोटर कम है या इनके वोटर के बीच में कोई उल्लास नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, तो ऐसा मान लेना बिहार के इस फैसले के बाद
सरासर बेवकूफ़ी होगी अगर आइंदे से ही सबक है अपने आप में उन तमाम लोगों के लिए जो भीड़ के आधार पे या सड़क पर चल करके बाजार में चल करके लोगों की राय लेकर के और एक फैसला सुनाते हैं कि नहीं इस बार तो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इस बार नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। ये जो इतना बड़ा प्रवासी मजदूरों का एक रेला लौटा था और खास तौर पे ज्यादातर राणा जी लौटा था बिहार की तरफ, और ये माना जाता था कि मजदूर भोले भाले होते हैं, उन्हें लुभाया जा सकता है, उन्हें एक बेहतरीन ख्वाब दिखाए जा सकते हैं, लेकिन बिहार के वोटर ने बहुत स्मार्टनेस दिखाई है। साइलेंट वोटर ऐसा निकल कर आया है, इसने आंकड़ों की ऐसी तैसी करके रख दी। इसमें दो बातें आप समझिए। पहली बात यह है कि बिहार में पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने दो बहुत बड़े काम किए। पहला काम यह किया कि जो आरजेडी का वोट बैंक हुआ करता था उसके भीतर उन्होंने अपना वोट बैंक तैयार किया। पहले भी मैंने कहा कि पसमानदा समाज मुसलमानों में अति पिछड़ा, अति दलित, ये एक वोट बैंक है। उनकी अपनी जाति है, वो उनके साथ हमेशा से लामबंद रही है, जो कि 4 से 6% के बीच में मानी जाती है। अब यह वोट बैंक उनके साथ है। और फिर महिलाएं, इस बार में मुझे लगता है कि महिलाओं ने पिछली बार की तरह ही नीतीश कुमार के हक में वोट किया है। 2015 में महिलाओं के वोट देने की तादाद पुरुषों से ज्यादा थी। नीतीश कुमार का कहना कि शराबबंदी जो है बिहार के परिवार के लिए जरूरी है और उसके हक में महिलाएं रहीं, खास करके गरीब तबके की। मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल में लगभग 4 लाख लोग जेल में गए शराब पीने की वजह से, और यह बात जोर शोर से उठाई गई कि शराबबंदी बिहार में चलती नहीं है, शराब कहीं भी बेची जाती है, लोग दिन भर शराब पीते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा हुआ करता था, जो मालदार गांठ के मोटे लोग थे, उनके लिए सुविधा सहूलियत थी। लेकिन गरीब आदमी जो पी करके लुढ़कता था उसको पुलिस अंदर डाल देती थी। वो जो 4 लाख लोग थे वो वैसे ही लोग ज्यादातर थे। इसलिए वैसे परिवारों में जहां पी करके रोटी का संकट खड़ा हो जाता था, जहां परिवार के भीतर हिंसा हुआ करती थी, महिलाएं उसका शिकार हुआ करती थी, वो बहुत हद तक बंद हुआ, उस पर लगाम लगा। तो इसकी वजह से महिलाओं का एक बड़ा चंक, एक बड़ा धड़ा नीतीश कुमार के हक में रहा है, वो रहा होगा। नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग के चलते जो वोट बैंक बना है वो रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के जो वोटर थे या बीजेपी कार्यकर्ता, उन्होंने जेडीयू के हक में काम किया ऐसा कम है, और एलजेपी ने जेडीयू का नुकसान किया। राणा जी ये आंकड़े देखिए, 137 पहली बार 90 पर पहुंच गया है महागठबंधन, यानी जो हम देख रहे थे चोट गहरी लगी है और साइलेंटली चोट लगी है। लगभग 3.5 घंटे की काउंटिंग है राजीव ये, और शुरुआती 40-45 मिनट को आप छोड़ दें तो उसके बाद ईवीएम खुलने लगते हैं, और अब तक वो लगभग सेटल्ड है। ये स्कोर जो आपको दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा कि जब यह 221-220 के आसपास था तो मैंने कहा कि आंकड़ा एनडीए के हक में बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और वही होता हुआ आपको दिख रहा है। अगले 1-1.5 घंटे में सेटल हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार फिर दोबारा वहां बनने जा रही है। 4थी बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और बिहार की राजनीति में श्री कृष्ण माऊ के बाद, श्री कृष्ण माऊ 47 से लेकर 61 तक, तो मान लीजिए कि लगभग 14 साल वो रहे हैं। यह सबसे बड़ा टेन्योर है किसी भी मुख्यमंत्री का, तो इसके जरिए नीतीश कुमार की अपनी हैसियत बढ़ती है। बिल्कुल। और राणा जी, जिस तरह के ये फिगर्स हैं, 137 अभी दिखा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये घटेगी, इस बात की संभावना कम है, तो 15 साल जिस एंटी इनकम्बेंसी को सबसे ज्यादा विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, तो वो एंटी इनकम्बेंसी, तो ये आंकड़े हवा कर दे रहे हैं। बिल्कुल दो चीजें समझो, बिहार जो है वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बिहार को आप एक साथ करके देख सकते हैं। बिहार में जो परंपरागत तरीके से वोट होता रहा है, 2015 को भी आप मान लें कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव साथ आ गए तो बीजेपी को 50-55 के आसपास आकर के सिमट जाना पड़ा। लेकिन जेडीयू और बीजेपी साथ हैं तो एक पार्टी के पास सांगठनिक ढांचा है और एक आदमी के पास फेस है। यह बहुत मुफीद सा कॉम्बिनेशन बिहार के लिए बनता है। और अक्सर होता यह है कि जब आरजेडी बहुत आक्रामक हो जाती है और उसका एमवाई समीकरण आपको बहुत कोलाहल करता हुआ सा दिखता है, बहुत बेचैन सा दिखता है, तो समाज के बाकी तबकों में एक मैसेज जाता है कि अगर सरकार बन जाती है तो हालात ऐसे ही होंगे। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के बार बार ताकीद करने के बाद भी इस तरह का मैसेज बिहार में जाता रहा। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बार बार जो कहते रहे मंचों से कि वो जो 15 साल का शासन था, आप क्या उसको उससे अलग मानते हैं। और तेजस्वी यादव का बीच में एक बार कह देना कि बाबू साहब के सामने पहले लोग सीना चौड़ा करके चला करते थे, बाद में उसको उन्होंने उसकी तुरपाई करने की कोशिश की, रफू करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं थी क्योंकि जुबान से वो बात निकल गई थी। जो पिछली बार आरक्षण को लेकर के संघ की तरफ से बयान आया, जिसको लालू प्रसाद यादव ने बहुत भुनाया, तेजस्वी यादव का यह बयान भी बहुत हद तक नुकसान कर गया आरजेडी के लिए, राजपूत वोट के लिहाज से।
लेकिन अब जिस तरीके के आंकड़े हैं, 137 पर एनडीए है और सिर्फ 90 महागठबंधन के पास। यहाँ एलजेपी की भी एक सीट घट गई है 5 पर और अन्य 11। जेपी दीवान सर, चूंकि अब 11:30 के पार वक्त पहुंच चुका है, कोरोना काल है, धीरे धीरे काउंटिंग होगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, लेकिन ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, एनडीए की सरकार तय माने? बिल्कुल लग रहा है कि अभी तक सेटल हो चुका है और ये बहुत ही 2-4 नंबर या 10 आगे पीछे भी हुए तो भी एनडीए की सरकार लगभग तय है, बनती हुई दिख रही है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो मतलब बिहार एक तरह से प्रयोगशाला है देश की चुनावी राजनीति की, और जिस तरह से सारे कैंपेन में जो वोटर वोकल होकर के बोला है और जिस तरह से उनने सारे मामलों में अपनी साफ साफ राय रखी है, उसके बाद भी उस वोकल उनकी उसको लोग पकड़ नहीं पाए हैं और एक सारे जो गणित थे वो फेल होते दिख रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात है और ये हमारे भविष्य की देश की राजनीति भी, चुनावी राजनीति की दशा भी तय करेगा। ये ठीक है, हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। ये फिलहाल मुझे ये कहना पड़ेगा आलोक जी, क्या से क्या हो गया देखते देखते पिछले 1.5 घंटे में? आलोक जी सुन पा रहे हैं? हाँ, शायद मुझे लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा। मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, तमाम कोशिशें थी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, जो लगातार जो रैलियां हुई उसमें एंटी इनकम्बेंसी को बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा फैक्टर रहा कि इतने प्रचार के बावजूद जो महागठबंधन है वो पिछड़ गया? क्या जो एक उनका एमवाई समीकरण हमेशा से जीत माना जाता था उनकी, कि एक कंसोलिडेट वोटर होता है, एमवाई समीकरण जो है वही राजद को और वही महागठबंधन को जीत दिलाता है, क्या वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया या इसके पीछे कुछ और रीजन दिखता है आपको? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब वहां पर विकास ना हुआ हो, कोई काम नहीं हुए हो। आप देखिए कि जिस तरह माइग्रेंट लेबर का अभी चर्चा कर रहे थे, आपके कोई विश्लेषक है अपने मित्र आपके, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से माइग्रेंट लेबर का इशू उठाया गया। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, माइग्रेंट लेबर के इशू को जिस तरह से टैकल किया नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से 1,000 रुपए उनको दिए गए, उनके सेटलमेंट किया गया, कोरोना काल के अंदर जो बहुत बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज के अंदर नीतीश बाबू एकदम सफल हुए हैं। और महिलाओं का जो विषय उठा रहे, तो निश्चित रूप से वो एक पहलू है। आप देखिए 2010 के अंदर भी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया था। 2015 के अंदर भी आपने देखा होगा कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। लेकिन इफ एंड बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश जी के मन में भी था इफ एंड बट, कहीं ना कहीं तभी ये कहना पड़ा कि मेरा आखिरी चुनाव है। देखिए, ये उनके मन में क्या था नहीं था ये तो मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें पूर्ण विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए के गठबंधन के साथ में वहां पर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सर, मैं एक बात और बता दूं कि जैसे कल मैं टीवी चैनल पे था तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित थे और अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये पॉलिटिकल पंडित क्या कर रहे थे, ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की हार होने वाली है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी, जो पिछलग्गू पार्टी, जो ना 3 में है ना 13 में है जी, जो आरजेडी है, वो भी अब देख रहे हैं कि किस तरह से दरकिनार कर दी जनता ने। देखिए, वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी, केवल और केवल चलेगी विकास की राजनीति। अगर अभी थोड़ी देर में देखिएगा कि ईवीएम का रोना रोना शुरू कर देने वाले हैं, थोड़ी देर में आप देखिएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ईवीएम पर राग लापना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये जीत जाते तो नरेंद्र मोदी जी हार गए। अगर नहीं, लेकिन वो होगा क्यों नहीं? नहीं, अगर महागठबंधन जीत जाता तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वहां चुनाव लड़ा गया, इससे आप मतलब इत्तेफाकी तो आपकी होनी ही चाहिए ना। नरेंद्र मोदी वहां रहे, उनकी रैलियां हुई, नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने रैलियां की। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सरकार बहुत कामयाब रही है, इसने लोगों का काम किया है, विकास को आगे बढ़ाया है, उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाया है, अगर इस माइंडसेट से फिर नई सरकार बनती है एनडीए की, तो बिहार के लिए बड़ा सेटबैक होगा। मुझे लगता है कि पहले अपने माइंडसेट को आप लोग ठीक कीजिए। बिहार में रोजगार का सवाल रहा है, बिहार में पढ़ाई का सवाल है, बिहार में पिछड़ापन है। 15 साल में जिस तरीके से तरक्की वहां होनी चाहिए थी नहीं हुई है।
अगर आप अब भी मानते हैं कि बिहार सब कुछ ठीक है, मैं जवाब बिहार देता के लोगों हूं, ने मैं आपको जवाब वोट दिया क्योंकि आप बेहतर विकल्प दिखते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो किया वो ठीक था। नहीं, देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा। बोलिए मुकेश जी। जी बोलिए। आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मनोज जी बोलिए बोलिए। मनोज यादव। हाँ मनोज जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये चुनाव था 15 साल वर्सेस 15 साल। जो पिछला 15 साल लालू प्रसाद यादव जी के समय हुआ वो जंगल राज था, वहां लूट तंत्र था, फिरौती के उद्योग चलते थे। उस समय विमर्श क्या चलता था? उस समय विमर्श चलता था कि किस तरह से हम इस जीवन को मतलब किस तरह से सुरक्षित रहें। सुरक्षा बहुत बड़ा विषय था। मनोज जी माफी के लॉ साथ एंड ऑर्डर मैं बिगड़ा हुआ था। मैं आपके पास लोगों को याद है। इसी सवाल का जवाब मैं आगे लूंगा। इस वक्त राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ कोई खास मेहमान है। मैं सीधा राकेश के पास चल रहा हूं। राकेश, ओवर टू यू। हमारे साथ जेडीयू के बिहार बीजेपी के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, वशिष्ठ दा हम लोग कहते हैं। और वशिष्ठ दा लगातार जो है जेडीयू के लिए चाणक्य की भूमिका में है। मैं लगातार जब पहले चरण की बात हो, दूसरे चरण, तीसरे चरण में जब हम लोग फील्ड से आते थे तो दादा से बात करते थे। दादा कहते थे कि सरकार बनेगी एनडीए की। दादा, जो रुझान आ रहे हैं, अब आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात? हम कभी मुस्कुराते हैं बराबर। माने मुस्कुराने का मतलब हमारे ऊपर कैसी भी परिस्थिति में एक मेरा पहले से स्वभाव है, हम घबराहट में नहीं रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं। आज तो हम ठीक से सोए थे और दिनों की अपेक्षा। नींद ठीक से आई थी? ठीक से नींद आई थी। और सच पूछिए तो हम रुझान भी 12 बजे के बाद देखने लगे। हमको मालूम था, ये लोग सुनाते थे कि ऐसा हो रहा है, हम लेटे हुए थे। तो हम जब एकदम कन्विंस थे कि यही रिजल्ट होने वाला है, चूंकि देखिए दिन भर मैं लोगों के संपर्क में रहता हूँ। कितना मतलब ये कहाँ टैली आके रुकेगी, आपको क्या लगता है? आपको तो कह दिए कि निश्चित रूप से 130 से ऊपर जाएगा हम लोगों का, चूंकि जो हमको सूचना दी गई है और जिस आधार पर अभी चल रहा है, तो हमको तो पहले से अनुमान था कि कुछ अधिक जाएगा। लेकिन जिस ढंग से चुनाव लड़ा गया, कल ही भी पटना का दृश्य आपने देखा होगा। जन्मदिन तो मनाया ही जाता है ठीक से। कल ही पटना का दृश्य देखे और लोगों को मालूम हो गया था, कल तो वोट था नहीं। यदि ऐसा दृश्य कल पहले दिखा दिया जाता तो शायद एनडीए कहाँ पहुँचता कोई ठिकाना नहीं। कल आप पटना की सड़कों पर जो कुछ जगह आयोजन देख रहे थे, जन्मदिन तो ऐसा आता है कि सब लोग बधाई देते हैं, हम भी उनके जन्मदिन। लेकिन ऐसा दृश्य नहीं कि दुकानदारों के अंदर भी डर पैदा हो जाए। दादा, लेकिन ये तो आप लगातार सुशासन कुशासन दोनों बात करते रहे थे, लेकिन नीतीश जी का जो ये कहना कि अंतिम चुनाव है, क्या उसका असर पड़ा? देखिए एक बात जान लीजिए, राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता और सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति रिटायर नहीं होता है। अंतिम सांस तक जिन असूलों पर वो काम करता है उसके प्राण के साथ वो असूल जाते रहते हैं। ये आपने देखा, समाज सुधारकों का आपने जीवन देखा, महात्मा गांधी का जीवन देखा, जयप्रकाश नारायण का जीवन देखा, लोहिया की जीवन रखा। जब अस्पताल में तब भी उनको समाज की चिंता। नीतीश जी का अपील तो किए थे ना कि भाई नहीं, नीतीश जी अपील करेंगे तो उसका असर तो पड़ा। नीतीश जी का जीवन बराबर संघर्ष का है। नीतीश जी का जीवन एक मेथोडिकल लाइफ से, और नीतीश जी ने बिहार का जो सपना देखा था कि यदि हमको मौका मिलेगा इस बिहार को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, उसको बखूबी किया है। आज जो समाज के लिए करता है उसको अपने हाथों पर लोग लिए रहते हैं, फिर इस रिजल्ट से भी मालूम हो। अच्छा, चिराग ने जिस तरह से हमला किया, चिराग का
क्या आपको लगता है कि एलजेपी का भी असर पड़ा? देखिए, कभी कभी अपने विषय में गलत आकलन कर लेता है। लड़ाई उड़ाई में देखते हैं आपकी कुछ पहलवान ऐसे आते हैं जो लड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा घोषणा करते हैं कि जो हमारे लायक होगा उसी से लड़ेंगे। कुछ रहता नहीं है लेकिन दे देते हैं। हमारे गांव में दंगल होता है, इसलिए मैं जानते हैं। तो मैं कहता हूं, अपने शक्ति का गलत मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, और कभी कभी इस ढंग के लोग क्लेम करने वाले अदृश्य हो जाते हैं। अच्छा दादा, क्या एनडीए में उनको बनाए एक बार मौका देंगे? ये मेरे लेवल से ऊपर का चीज है, और इसको एनडीए का नेतृत्व तय करेगा। तो इशारों में काफी कुछ कह गए वशिष्ठ नारायण।